Assalamu alaikum dear students, how are you today? You will be fine, I hope so. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो अब आती है समरी, फाइनल, बिल्कुल फाइनल इम्तिहान हो रहा है हमारा। हमने लिखना कैसे है, इन पॉइंट्स के अंडर लिखना है। वो पॉइंट्स वही हैं जो हमने पहले पढ़े हैं, लेकिन कुछ उसमें मजीद ऐड कर देते हैं। पहला पॉइंट ये था, अ सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ इनटू टू सॉल्वेंट्स, नंबर 1 सॉल्वेंट, नंबर 2 सॉल्वेंट। अब ये जो सॉल्वेंट है ये आपने किस में डाला था, सोल्यूशन में, यानी जो सोल्यूशन नीचे था उसमें आपने नया सॉल्वेंट डाल दिया। अब इस सॉल्वेंट के डालने पर क्या होगा, वो जो सॉल्यूट है वो दोनों लेयर्स में अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के ज़रिए से, और जब वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा तो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा। और जो डायनामिक इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा इसके नतीजे में क्या होगा, सॉल्यूट की जो मिकदार ऑर्गेनिक लेयर में आ जाएगी उसको आप इनऑर्गेनिक लेयर से अलहदा कर सकते हैं। तो इसको हमने नंबर दे दिया 6 पॉइंट। और जो नंबर 7 पॉइंट अगर आप लिखना चाहें तो वो ये है, रिपीटेड एक्सट्रैक्शन विद अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट्स। और पता कैसे चलेगा कि हमारी मैक्सिमम मिक्सिंग या डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है, तो वो हमें पता चलेगा इस पॉइंट से। और ये पॉइंट कहता है कि जब आयोडीन ज़्यादा मिकदार में पानी में होगा तो कलर ब्राउन होगा, और जब वो वहाँ से निकलकर कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर आ जाएगा तो ब्राउन कलर फेड हो जाएगा और पर्पल कलर बढ़ जाएगा। तो मैक्सिमम पर्पल कलर जब आ जाए आपको लगे, तो फिर आप उस वक्त क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो दैट वाज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एक कमाल की टेक्निक है। जो टेक्निक्स आप पहले पढ़ चुके हैं उनसे कदरे मुख्तलिफ है, लेकिन इसका बेसिक सेंस सेम है। जैसे मिसाल के तौर पर यह भी आपके पास एक सेपरेटिंग टेक्निक है। अब आप कहेंगे कि सर सेपरेशन करने का तरीकाकार तो हमने पहले पढ़ लिया था, फिर ये सेपरेटिंग टेक्निक क्या करेगी। मैं आपसे कहूँगा कि मेरे पास एक सॉल्यूट है जो कि सॉल्वेंट के अंदर हल हुआ है। मिसाल यूँ ले लेते हैं कि हमारे पास ये रहा वो एक बीकर, जिसमें सपोज कीजिए जो सॉल्वेंट है हमारे पास वो क्या है, वाटर, और इसमें जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट आपने डाला है सपोज कीजिए आयोडीन, या वो आपसे गिर गया है। अब सॉल्यूट भी हो गया और सॉल्वेंट भी। अब आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट से करना है अलहदा। अब कहेंगे सर ये कौन सी टेक्निक है, आसान टेक्निक हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसमें नया क्या होगा। देखें, जब हम नमक को पानी में मिलाते हैं या वो मिल जाता है या गिर जाता है, अब हम उसको अलहदा करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, हम उसको गर्म करेंगे, यानी पानी को गर्म करेंगे तो पानी बॉयल होकर उड़ जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा, नमक। इस तरह से दोनों को अलहदा कर लेंगे। तो क्या वो टेक्निक यहाँ पर नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते। इसके कुछ स्पेशल रीजंस हैं। वो रीजंस क्या हैं, इसको पहले हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, असल में जो हमारे पास पहले यहाँ पर सॉल्यूट के तौर पर नमक या NaCl था, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट था या बॉइलिंग पॉइंट था वो वाटर से काफ़ी ज़्यादा था, मतलब वाटर के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा था। तो वाटर कंप्लीटली बॉयल हो गया, लेकिन क्या हुआ, नमक को कुछ नहीं हुआ, नमक पीछे रह गया। लेकिन यहाँ पर बड़ा अजीब मामला होगा, वो क्या कि इस वाली टेक्निक में जो हमारे पास सॉल्यूट होगा वो थर्मली अनस्टेबल होगा। अब थर्मली अनस्टेबल का क्या मतलब है, थर्मली अनस्टेबल का मतलब है कि अगर आपने उसको इसी टेक्निक के ज़रिए से, मतलब पानी को गर्म करना शुरू कर दिया, तो होगा ये कि जो सॉल्यूट है वो ही यहाँ पर डीकम्पोज हो जाएगा, हरारत के ऊपर ख़राब हो जाएगा, कह लीजिए तब्दील हो जाएगा, डीकम्पोज हो जाएगा, थर्मली अनस्टेबल है। तो यहाँ पर ये एक लिमिटेशन आती है कि हम बॉयल नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी बात और भी है, और हो सकता है कि जो हमारा सॉल्यूट है वो क्या हो, वोलाटाइल हो। जो वोलाटाइल कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए क्या होता है, वेपोराइज होना बड़ा आसान होता है। तो अभी आपने पानी में उसको डाला है या वो डल गया है आपसे, तो आपने सोचा कि कुछ देर के बाद हम कोशिश करते हैं कि भाई इसको अलग करते हैं। इतनी देर में आपका वो सॉल्यूट काफ़ी हद तक ज़ाया हो जाएगा, वोलेटाइल होकर वेपोराइज हो जाएगा या उड़ जाएगा। अब आपको यहाँ पर थोड़ी बात समझ में आने लगेगी कि देखो भाई, वो पुरानी टेक्निक जो कि हम बॉइलिंग जिसको कहते हैं, वो बॉयल करके आसानी से वाटर को उड़ाकर पीछे सॉल्यूट नहीं रख सकते। यहाँ हमारा सॉल्यूट ही उड़ जाएगा या डीकम्पोज हो जाएगा। अब कौन सी टेक्निक लगाएं, तो ये आज की टेक्निक है, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। अगर आप नए हैं और आपसे पुराने
लेक्चर्स मिस हो गए हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, वहां पर जा सकते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अगली बात हम पढ़ते हैं कि इस टेक्निक को आखिरकार आप परफॉर्म कैसे करेंगे और इस सॉल्यूट को इस सॉल्वेंट से निकालेंगे कैसे। इसके लिए चंद एक बातें आपको याद होनी चाहिए, यानी इतनी मुश्किल नहीं है आसान सी, लेकिन जहन में रखेंगे कि इस टेक्निक को करने से पहले वो बेसिक सेंस क्या है कि जो इस टेक्निक को समझाता है वो ये है कि देखें आपके पास यहाँ पर क्या है, एक सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के अंदर क्या है, सॉल्वेंट के अंदर है जी सॉल्यूट। अब मकसद क्या है, मकसद ये है कि जो हमारा सॉल्यूट है इसको हम सेपरेट करना चाहते हैं, अलहदा करना चाहते हैं, ताकि हम इस टेक्निक के ज़रिए से हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हासिल कर सकें। अब आपको एक बात समझ में यहाँ पर ये आई है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर आप जमा कर लें तो आपके पास क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। अब करना क्या है, अब करना ये है कि आपको इस सॉल्यूशन के अंदर एक और सॉल्वेंट ऐड करना है, एक और सॉल्वेंट ऐड करना है। ये बहुत ही अहम बात है, यहां से ये स्टोरी शुरू होती है। तो एक सॉल्यूशन में आपने एक ऐसा सॉल्वेंट डालना है जिस सॉल्वेंट में ये सॉल्यूट भी हल होता हो, कम या ज़्यादा, ये यहाँ पर कोई बहस नहीं है। कम भी होगा तो काम चलेगा, ज़्यादा हुआ तो अच्छी बात है। तो बात यहाँ पर यह है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो पहले से एक सॉल्यूशन की शक्ल में थे, उसमें हमने क्या किया, ये सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट ऐड कर दिया। जब सॉल्वेंट आप इसके अंदर ऐड करेंगे तो उस सॉल्वेंट में ये सॉल्यूट हल होगा। अब इस टेक्निक को हमें परफॉर्म कैसे करना है, परफॉर्म ऐसे करना है कि देखें मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक स्पेशल किस्म की फनल है। इस फनल को हम एक खास नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड सेपरेटिंग फनल। इस फनल में पहले नंबर पर तो आप क्या डाल देंगे, सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन मिसाल के तौर पर आपके पास यहां तक आ गया। और फिर दूसरे नंबर पर आप क्या डालेंगे, इसके अंदर सॉल्वेंट, जो आपने एक्स्ट्रा तौर पर ऐड करना है। ये आपके पास सॉल्वेंट आ गया। इसके बाद आपने इसके ऊपर का स्टॉपर ढक देना है, ये स्टॉपर आ गया। जब आप ये स्टॉपर लगा देंगे, इसके बाद आपने इसे क्या करना है, खूब अच्छे तरीके से हिलाना है, शेक करना है। शेक करके आप क्या करेंगे, एक्चुअली हम मौका देंगे क्या करने का, जो सॉल्यूट है वो अपने आप को इस सॉल्वेंट से इस सॉल्वेंट में जितना ज़्यादा मुंतकिल कर सकता है वो हो जाए। मतलब शेक करने से ये पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, सॉल्यूट दोनों सॉल्वेंट्स में जिस हद तक हो सकता है वो डिसॉल्व हो जाए। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब आप इसे शेक कर लेंगे तो शेक करते हुए आप ये ना सोचिएगा कि सॉल्वेंट 1 और जो आपके पास दूसरा सॉल्वेंट है यानी सॉल्वेंट 2 ये आपस में हल हो जाएंगे, हल नहीं होंगे। बल्कि इनकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, वो ये है कि जो आपके पास ये दोनों के दोनों सॉल्वेंट हैं ये कंप्लीटली इमिसिबल हैं, इमिसिबल है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि अगर एक सॉल्यूट को दो सॉल्वेंट्स जो कि कंप्लीटली इमिसिबल हो में डालकर अगर आप अच्छी तरीके से हिलाएं तो हिलाने पर ये अपनी अपनी लेयर में वापस आ जाएंगे, यानी लेयर्स बन जाएंगी। लेकिन जो यहाँ पर सीखने वाली बात ये है कि वो ये कि जो सॉल्यूट आपके पास पहले सिर्फ और सिर्फ किस में था, एक लेयर में था, अब वो वहाँ से कम हो गया है और कम होकर कहाँ चला गया है, वो ऊपर वाले सॉल्वेंट में चला गया है या दूसरे सॉल्वेंट में चला गया है। अब कुछ देर के बाद क्या होगा, कुछ देर के बाद ये होगा कि एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, यानी जितने मॉलिक्यूल्स सॉल्यूट के पहले सॉल्वेंट से निकलकर या सॉल्यूशन से निकलकर दूसरे सॉल्वेंट में जाते हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स ऊपर वाले सॉल्वेंट से नीचे वाले सॉल्वेंट में आ जाते हैं। दैट इज कॉल्ड अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मतलब सॉल्यूट को इमिसिबल सॉल्वेंट्स में शेक करने पर आपको क्या मिला है, दो लेयर्स मिली हैं जिनमें जो सॉल्यूट है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। अब बात यहां पर ये आती है, जो सॉल्यूट है वो कहां पर सॉल्युबल ज्यादा होगा और कहां पर कम होगा।
ये डिपेंड करता है। कोशिश यही रहेगी कि जो सॉल्यूशन में हम नया सॉल्वेंट ऐड करें उसमें हमारा सॉल्यूट ज़्यादा हल होता हो, मोर सॉल्युबल हो। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि अगर इस सोल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा हल था, अब वो यहाँ पर हल ज़्यादा होगा। मतलब पहले यहाँ पर था, दूसरी लेयर थी नहीं, अब चूंकि दूसरी लेयर भी आ गई है तो यहाँ पर हल हो जाएगा। यहाँ पर फिर एक बात ऐड कर लें, वो ये है कि सपोज करें आपके पास सॉल्वेंट की जो ये लेयर है, आप कह लें कि ये सॉल्वेंट एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, और जो आपके पास नीचे वाला सॉल्वेंट है, जैसे मैं उसको पहले ही पानी कह रहा हूं, तो इसको आप एक्वस लेयर बोल सकते हैं। ज्यादातर ये एक्वस लेयर ही होगी, या आप कह सकते हैं कि वो इनऑर्गेनिक होगी, या इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज होंगे। बेसिकली इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट ज्यादातर वाटर ही होता है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट्स होते हैं वो यूजुअली एक दूसरे के अंदर हल नहीं होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये दोनों इमिसिबल हैं। हम मिसाल भी ले लेते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, और जो एक्वस लेयर नाम से जाहिर है वाटर वाली या इनऑर्गेनिक जो लेयर है वो वाटर वाली है। अब थोड़ी थोड़ी बातें क्या हो गई हैं, फैल गई हैं, इनको दोबारा ज़रा पकड़कर एक यकजा करते हैं ताकि हमें फौरन समझ में आ रहा है कि असल में बात क्या चल रही है। बात अब तक ये हुई है कि आपके पास मसला जो है वो है एक सॉल्वेंट का, एक सॉल्वेंट को जो कि किसी सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट में मौजूद था, आपने उस सोल्यूशन में, नंबर 2 पॉइंट दे देते हैं इसको, सोल्यूशन में आपने एक और सॉल्वेंट दाखिल कर दिया। नंबर 3, जब आपने इस सोल्यूशन में ये वाला सॉल्वेंट ऐड कर दिया तो हुआ ये कि आपका जो सॉल्यूट था वो दोनों लेयर के अंदर क्या हो गया भाई, डिस्ट्रीब्यूट। अब तो ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस अंदाज में है कि उस सॉल्यूट की क्या चल रही है, अंदर डायनामिक इक्विलिब्रियम पर मूवमेंट चल रही है, यानी वो दोनों सॉल्वेंट्स में हल हो रहा है। और जहां पर हल हो रहा है दैट इज कॉल्ड अ सेपरेटिंग फनल। ये जो फनल है जिसमें नाम दिया, ये एक सेपरेटिंग फनल है। यहाँ पर एक इसका नॉब लगा है, आप यहाँ से कुछ निकाल सकते हैं। अब आप निकालने से पहले इसमें कुछ एक पॉइंट और ऐड कर लें। नंबर 5 तक पहुंचे थे जो कि हमें डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में बता रहा है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में जो डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है वो एक लॉ के तहत चल रही है, एक कानून के तहत चल रही है। और ये जो हमारे पास लॉ है इसका नाम भी ये रखा गया है। क्या नाम रखा गया है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को हम एक और नाम से भी पुकारते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्टीशन लॉ। अब सवाल ये आता है कि जो पार्टीशन लॉ है, ये पार्टीशन लॉ कहता क्या है, इसका क्या मतलब है, इसको हम कर लेते हैं। ये हमारा एक बहुत अहम छोटा सा क्वेश्चन है, ये यहाँ पर आप याद भी करें। अ सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स इन अ कांस्टेंट रेशियो of concentrations irrespective of the amount of solute added। अब आपको ये बात समझ में नहीं आई, हालांकि हम इस बात को पढ़ चुके हैं। देखें दोबारा से, वो ये कहता है कि एक सॉल्यूट यानी ये वाला डिस्ट्रीब्यूट हल करता है इटसेल्फ खुद को बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक लिक्विड्स के दरमियान इन अ कांस्टेंट रेशो। यहाँ पर ये वाली बात सबसे अहम है। मतलब बात ये कहने की है कि जितनी मिकदार वो किसी ऑर्गेनिक लेयर में हल कर सकता है तो वो उतनी ही मिकदार में हल होगा। ये नहीं होगा कि आपके पास मिसाल के तौर पर पहले ये जो आपके पास सॉल्यूट था जो हमने कंसीडर किया हुआ है आयोडीन, अगर 2 ग्राम डाल दिया है तो वो यहाँ पर हल हो गया है फॉर एग्जांपल 1 ग्राम, तो आपने वो 4 ग्राम कर दिया या 5 ग्राम बढ़ा दिया, यानी सॉल्यूट की जितनी मर्जी मिकदार बढ़ा लें वो ये नहीं होगा कि एक ही लेयर में बढ़ती जाएगी, नहीं, दोनों लेयर में एक कांस्टेंट रेशो के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर सपोज कीजिए उसकी रेशो कुछ ऐसे है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ऊपर वो 2 हिस्से हल होती है तो नीचे 1 हिस्सा, टोटल कितने हो गए 3। अब अगर आपने हिस्से बढ़ा दिए 6 तो क्या होगा, नीचे 2 और ऊपर 4, मतलब रेशो यही रहेगी 1:2। 10 कर दिए 20 कर दिए तो क्या होगा, नीचे 1 हिस्सा और ऊपर उसके मुकाबले में डबल, तो इसको कहते हैं कांस्टेंट रेशो। तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा एक सॉल्यूट अपने आप को 2 लेयर्स में, इसके अंदर कांस्टेंट रेशो में,
चाहे आप जितनी मर्जी उसकी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ऐड करते जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या फिर पार्टीशन लॉ। तो अब तक आपको कुछ ना कुछ समझ में आया, थोड़ी बात रह गई है, वो बात हम अब मुकम्मल करते हैं। देखिए, मैं थोड़ी सी बात यहाँ पर जो कहने लगा हूँ वो ये है कि जब हमने आयोडीन को हल किया हुआ था पानी के अंदर, तो वो कुछ इस तरह से हल होता है, आम तरीके से हल नहीं होता आयोडीन पानी के अंदर। देखिए भाई, आपने एक काम करना है, आपने लेना है H2O पानी, और इस पानी के अंदर डालना है पोटेशियम आयोडाइड। जब आप पोटेशियम आयोडाइड डाल देंगे तो ये क्या होगा, आयोनाइज हो जाएगा। यानी आयोनाइज होने पर यहां मिलेगा आयोडाइड आयन। अब कहेंगे सर वो पानी कहाँ गया, ऐसा करते हैं, आसान कर लेते हैं, पानी यहां से खत्म कर देते हैं, ऊपर रख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यानी पानी में जब आपने पोटेशियम आयोडाइड डाला तो वहां क्या बन गया, आयोडाइड आयन और प्लस पोटेशियम आयन। इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। ये जो आयोडाइड आयन है ये आपने अभी अपने दिमाग में रखना है कि आयोडाइड आयन क्या होता है और कैसे काम करता है। क्या होता है तो बता दिया कि ये पोटेशियम आयोडाइड से हासिल हुआ है, लेकिन इसका काम क्या है ये जरा देखते हैं। अब देखें, मैं लिखने लगा हूं कुछ इस तरीके से कि आपके पास क्या है, पानी, ये रहा जी वो पानी, वाटर। यहां पर कहाँ है जी, ये रहा वो पानी। इस पानी के अंदर क्या है जी, इस पानी के अंदर है आयोडाइड आयन। अब आयोडाइड आयन तो है, लेकिन साथ साथ हमारा जो आयोडीन है जो आपने इसमें डाला था वो भी मौजूद है। तो इसका मतलब यह क्या हुआ, वो जो आयोडीन है वो पानी के आयोडाइड आयन से रिएक्ट कर यानी I2 जो है वो आयोडाइड आयन से रिएक्ट कर क्या बनाता है, I3 आयन, इसको हम बोलते हैं ट्राई आयोडाइड आयन। अब आपको कुछ बात समझ में आ गई कि पानी में एक्चुअली जो आयोडीन है वो ट्राई आयोडाइड फॉर्म में है। और इससे भी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ऐसा होता है, यानी पानी के अंदर आयोडीन हल होता है तो कलर आता है ब्राउन। ये अपने दिमाग में बिठा लें। अब आपने क्या किया, आपने इसके ऊपर डाल दिया ऑर्गेनिक लेयर जो कि CCl4 है। जब आपने CCl4 डाला तो फिर क्या होगा, अब वो आयोडीन कहाँ जाना शुरू कर देगा, CCl4 में। जब वो CCl4 में जाता है, मतलब आयोडीन जब CCl4 में जाता है तो वहाँ ट्राई आयोडाइड आयन की शक्ल में नहीं होता, बल्कि वहाँ पर एग्जैक्टली वही उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म जिसको आयोडीन कहते हैं या जिसको फ्री आयोडीन कहते हैं की शक्ल में जाता है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर, यहाँ से और यहाँ से यहाँ पर क्या हो रही है, मॉलिक्यूल्स की यानी आयोडीन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है। वाटर से जब वो ऑर्गेनिक लेयर में जाता है और जब वो ऑर्गेनिक लेयर से वापस वाटर में आता है तो ट्राई आयोडाइड आयन बनकर आता है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम है। और फिर वही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट वो क्या है, वो ये है कि जब आयोडीन CCl4 में आ जाता है तो कलर देता है पर्पल। अब आपको कुछ बात समझ में आने लगेगी कि ऊपर तो नजर आ रहा है कि आयोडीन इज मूविंग, मतलब आयोडीन इज मूविंग ऑर्गेनिक लेयर से इनऑर्गेनिक लेयर में, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक लेयर में, कैसे, डायनामिक इक्विलिब्रियम के जरिए से, और किस में, एक कांस्टेंट रेशो के जरिए से। लेकिन साथ साथ इसी के कलर चेंज भी आ रहा है। अगर आपने मिसाल के तौर पर पानी के अंदर देखा आयोडीन बढ़ रही है तो पूरा का पूरा सोल्यूशन ज़्यादा ब्राउन होगा, और अगर कंसंट्रेशन आयोडीन की यहां से निकलकर ऑर्गेनिक लेयर में जा रही है तो कलर क्या होगा, पर्पल। मतलब आयोडीन की एग्जांपल देना यहां पर इसलिए भी बहुत अहम रही है कि कलर चेंज आता है, और कलर चेंज बता सकता है कि वाकई में आयोडीन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और ये जो आपके पास एक लॉ है, ये एक ऑथेंटिक लॉ है, एक प्रूवन एक्सपेरिमेंटल लॉ है। तो यहां पर आपको कुछ पॉइंट्स में और इजाफा होता हुआ मिला। वो क्या, हम यहां तक पहुंचे थे नंबर 5 पर। मैं दोबारा से एक बात समझाता हूं, क्या भला, एक सॉल्यूट जो होगा वो सॉल्यूशन में मौजूद होगा, और जब आप एक और सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो वो नंबर 3 पॉइंट था ना, तो वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या पार्टीशन लॉ के तहत, जो कि ये कहता है, मैंने समझा दिया। और ये सब कुछ हम कहाँ कर रहे हैं, सेपरेटिंग फनल में, और वहाँ पर एक डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ है।
तो डायनामिक इक्विलिब्रियम जो एस्टेब्लिश हुआ है वो हम कुछ इस तरीके से, यानी कि केमिकल इक्वेशन के थ्रू इस तरीके से बता सकते हैं कि पर्पल कलर ज़्यादा होगा तो आयोडीन ज़्यादा होगा CCl4 में, और अगर ब्राउन कलर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब यह है कि वो आयोडीन ट्राई आयोडाइड आयन की शक्ल में पानी में ज़्यादा है। तो अगर ब्राउन कलर फेड होता जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि आयोडीन कहाँ से, वाटर या एक्वस लेयर से निकल कर ऑर्गेनिक लेयर में दाखिल हो रहा है। ये हो गई जी टेक्निक। अब कहेंगे सर टेक्निक हो गई, सेपरेशन तो हुई नहीं। भाई गौर ये करने वाला है कि देखो ये सुराख भी तो दिया हुआ है ना भाई, ये किस लिए दिया गया है? तो देखो हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि यहाँ पर एक बीकर रख लें, कोई यहाँ पर फ्लास्क रख लें, यहाँ पर एक डिश रख लें, तो आपने इस नॉब को खोलना है। अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये जो आपने सॉल्वेंट निकाला पहले वाला, अब इसमें सॉल्यूट की मिकदार कम रह गई है और ये आप अलहदा कर लेंगे। मतलब एक सॉल्वेंट जिसमें सॉल्यूट की मिकदार है उसको आप अलहदा कर लेंगे और कहाँ रख देंगे भाई, अलहदा करके रख देंगे। और फिर यहाँ पर दूसरी मिकदार लेंगे जो कि ऑर्गेनिक लेयर की होगी। लो भाई ये ऑर्गेनिक लेयर आ गई, और इस ऑर्गेनिक लेयर वाली जो यहाँ पे फ्लास्क है या चाइना डिश है या जो भी आपने बीकर बर्तन लिया है वो आप यहाँ पे रख देंगे। अब देखें जो पानी है वो तो एक्वस लेयर जो है वो तो उड़ती नहीं है क्योंकि वो बहुत ही कम वोलेटाइल है, लेकिन इसकी निस्बत जो हमने ये ग्रीन कलर में जो हम दिखा रहे हैं ऑर्गेनिक लेयर है कार्बन ट्राइक्लोराइड की, ये बहुत ही वोलेटाइल है, ये उड़ जाएगी। इसके उड़ जाने पर जो पीछे रह जाएगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा सॉल्यूट जो हमें अलग करना है। अब क्या होगा, यही चीज़ उठाकर वापस यहाँ डाल दो और ये दोबारा से अलग करते जाओ, इसे कहते हैं बैच प्रोसेस, और बार बार ऑर्गेनिक लेयर को उड़ाते जाओ और सॉल्यूट को अलग करते जाओ। इस तरह ना आपको यहाँ गर्म करना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो सॉल्यूट है वो थर्मली अनस्टेबल है, वोलेटाइल है, और आपकी ऑर्गेनिक लेयर खुद ब खुद क्या करेगी, निकाल कर सॉल्यूट को आपको देती जाएगी। यहाँ पर एक ख़ास बात जो आपके दिमाग में अगर आ गई है तो वो गलत है। वो क्या वो बात ये है कि आपको सर ये बार बार कर रहे हैं, एक दफ़ा ही ढेर सारी ऑर्गेनिक लेयर डालें और एक दफ़ा में ही सारा सॉल्यूट अलग कर लें, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्यों? एक तो पहले इस लॉ को देखो, आप अगर ज़्यादा मिकदार भी डाल देंगे सॉल्वेंट की तो सॉल्यूट अपने आप को कांस्टेंट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मतलब वो दोनों यानी ऊपर और नीचे जगह रहेगा। अब आप एक ही एक्सट्रैक्शन में अलग नहीं कर सकते, ध्यान में रख लें। अब आपको क्या करना है, आपको ऐसा ज़्यादा मिकदारें डालते रहें ऑर्गेनिक लेयर की, नहीं ऐसा भी ना करें, थोड़ी मिकदारें लें। मतलब स्मॉल क्वांटिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द बैच प्रोसेस, रादर यू यूज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट, यानी आप थोड़ी मिकदारें ऑर्गेनिक लेयर की डालते जाएं, उसको उड़ाते जाएं, चाहे तो उड़ा दें या उसको दोबारा कंडेंस कर लें फिर यहाँ यूज़ कर लें। तो जिस तरीके से आप ऐसा करते जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास सॉल्यूट जो है वो अलहदा होता जाएगा, और इस वाली लेयर से जिसको आप पहले एक्वस लेयर कह रहे थे, जहाँ पर सारा का सारा हमारा आयोडीन था वो यहाँ पर ही मौजूद था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें कम होता जा रहा है, इसमें से अलहदा होता जा रहा है। इस तरह से आप इस टेक्निक को कर सकते हैं। ये थी यहाँ पर अहम बात। इसमें थोड़ा सा इजाफा करते जाएं तो ऑर्गेनिक लेयर जैसे हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड इस्तेमाल की है, आप यहाँ पर जो ज़्यादा तरीके इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को अलग करने के लिए वो ईथर है, इसको ईथर एक्सट्रैक्शन भी बोलते हैं। तो अक्सर औकात आपको ऐसे भी लिखे कहीं मिलेगा ईथर एक्सट्रैक्शन। भाई ईथर एक्सट्रैक्शन कोई कह दे तो भी एक ही बात होगी, मतलब ईथर एक्सट्रैक्शन बोले या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, चूंकि ईथर भी एक सॉल्वेंट है, तो इस तरह ये दोनों बातें सेम होंगी। बाज़-औक़ात आप कंफ्यूज होते हैं इन दोनों के अंदर। रुकिए, एक प्लस पॉइंट भी आपको देते जाते हैं, ये भी दिमाग में ऐड कर लें। जैसे होता है जीरा का प्लस, तो समथिंग प्लस इज हेयर इन माई लेक्चर। वो क्या है, वो ये है कि अगर आपको कोई कह दे भाई के डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, या बाज़ों का डी भी बोलते हैं के डी, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट क्या है, इसका फार्मूला लिखें तो आपने कहना है जो हमने ये पढ़ा है भाई यही तो फार्मूला है। भाई देखो ऊपर क्या है, ऑर्गेनिक लेयर, तो लिखो ऑर्गेनिक लेयर यानी CCl4। नीचे क्या है, वाटर, तो लिख दो भाई नीचे वाटर H2O। अब सवाल ये है कि ऊपर क्या है, CCl4 में जो आयोडीन है वो
यानी CCl4 में जो आयोडीन है वो फ्री आयोडीन है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फ्री आयोडीन I2, और नीचे पानी के अंदर आयोडीन कैसे है, I3 की शक्ल में, तो ट्राई आयोडाइड आयन। अगर आप ऐसे लिख देते हैं तो ये आपके पास एक फार्मूला है जिसको आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। आज के लिए इतना ही। लाइक करें अगर अच्छा लगा आपको, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों से ताकि उनको फ़ायदा पहुंचाया जा सके। थैंक यू, आज के लिए बाय बाय।